नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न बड़ी धूमधाम से मना रहा है। इस जश्न को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। भारतीय सरकार की मुहिम हर घर तिरंगा के तहत यह कोशिश की जा रही है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज घर घर तक पहुंचाया जाए। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों के सम्मान, उनकी भावनाओं, उनके जज्बे को देखकर उनकी राष्ट्रीयता की भावना का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। परंतु जब हम राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की बात करते हैं तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनका हमें सावधानी से ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम भारतीय ध्वज संहिता यानी कि इंडियन फ्लैग कोड पर सहज और सरल चर्चा करेंगे एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि झंडा कब आधा झुका होता है, झंडे को कैसे फहराया जाना चाहिए, झंडे का अपमान कैसे होता है इत्यादि। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन सब रिसोर्सेस या स्रोतों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जिनकी सहायता से मैंने ये वीडियो बनाई है। इनका लिंक आपको वीडियो के अंत में तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। झंडा किसी भी देश का हो, वो देश की आन, बान और शान का प्रतीक होता है। और उसमें भी अगर भारत की बात करें, जहां झंडे का सम्मान देश का सम्मान माना जाता है, तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि लोग झंडे के प्रति अपने व्यवहार को सम्मानजनक रखें। विधि यानी कि लॉ, कानून एक उपयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा झंडे के प्रति सम्मान को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर इंडियन फ्लैग कोड, भारतीय ध्वज संहिता या भारतीय झंडा संहिता नामक एक गाइडलाइन को 2002 में जारी किया, जो कि झंडे का सार्वजनिक और निजी इस्तेमाल आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। यहाँ आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि अगर ये 2002 में बना तो क्या इससे पहले झंडा फहराने से जुड़ा कोई नियम या गाइडलाइन या कानून नहीं था? यहाँ यह समझना जरूरी है कि इससे संबंधित 2 अधिनियम पहले से ही अस्तित्व में थे, जैसे एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, इसे हिंदी में कहा जाता है संप्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, मतलब राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसी के साथ साथ 1976 में मूल कर्तव्यों में भी झंडे के प्रति सम्मान की बात कही गई है। अब सवाल यही आता है कि जब ये सब पहले से थे तो फिर इंडियन फ्लैग कोड लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? दरअसल बात यह है कि अलग अलग कानूनों के चलते चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं थी। जैसे कि ये कानून ये तो बताते थे कि अगर कोई झंडे का अपमान करता है या राष्ट्रीय प्रतीकों का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसे कितनी और कौन सी सजाएं मिल सकती हैं। पर यह कानून ये नहीं बताता था कि झंडे को किस तरह फहराया जाना चाहिए या फिर झंडा फहराने का सही तरीका क्या है। यही कारण है कि भारतीय ध्वज संहिता इंडियन फ्लैग कोड को 2002 में लाया गया ताकि झंडे से संबंधित सभी कानून, परंपराएं या निर्देश आदि एक जगह उपस्थित रहे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडियन फ्लैग कोड अस्तित्व में कैसे आया। हाउ डिड द इंडियन फ्लैग कोड कम इनटू एग्जिस्टेंस? आपने नवीन जिंदल का नाम जरूर सुना होगा। ये बहुत बड़े उद्यमी और नेता हैं। कांग्रेस के शासनकाल में लोकसभा सांसद और कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं। दरअसल हुआ ये कि 1990 के दशक में नवीन जिंदल अमेरिका से MBA करके इंडिया लौटे थे। वहां रहने के दौरान उन्होंने देखा कि अमेरिकी लोग अपने झंडे का इस्तेमाल अपने आप, अपने विवेक के अनुसार जिस तरह से चाहे कर सकते हैं। इसीलिए 1992 में भारत लौटने के बाद उन्होंने रायगढ़, छत्तीसगढ़ स्थित अपनी फैक्ट्री में एक बड़ा सा झंडा लगा दिया। पर बिलासपुर के आयुक्त ने यह कहकर झंडा न फहराने का आदेश दिया कि किसी खास दिन को छोड़कर निजी तौर पर झंडा फहराना कानूनन अवैध है। तब नवीन जिंदल ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि क्या कोई भी कानून भारत के किसी भी नागरिक को झंडा फहराने से कैसे रोक सकता है। लगभग 10 सालों तक कोर्ट में यह मामला लंबित रहा और उसके बाद 2002 में
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन सरकार ने इंडियन फ्लैग कोड जारी किया। उसके बाद नवीन जिंदल ने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक एक गैर सरकारी संस्थान की स्थापना की, जो कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े झंडे लगवाने के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो बड़ा सा झंडा देखा होगा, वो भी फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही लगाया गया। इसके अलावा अगर आज भी आप देखते हैं तो हमें देश के अलग अलग हिस्सों में, तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो अलग अलग हिस्सों में हमें बहुत बड़े बड़े झंडे जो है देखने को मिलते हैं। तो ये जो काम है ये फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडियन फ्लैग कोड के बारे में। भारत की ध्वज संहिता को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग में झंडे का सामान्य विवरण दिया गया है। दूसरे भाग में आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा झंडा फहराने के नियम दिए हैं। और तीसरे भाग में सरकार या सरकारी एजेंसियों द्वारा झंडा फहराने के नियम बताए गए हैं। तो आइए अब हम प्रत्येक भाग के जो कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्चुअली पूरा फ्लैग कोड तो जो है हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, अगर आप पूरे इंडियन फ्लैग कोड के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप पूरे फ्लैग कोड के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला भाग झंडे का सामान्य विवरण। झंडे के साइज का अनुपात हमेशा 3:2 होगा, यानी कि अगर झंडे की लंबाई 6 फुट है तो झंडे की चौड़ाई जरूर 4 फुट होगी। झंडे की सबसे ऊपरी पट्टी हमेशा केसरी रंग की, सबसे निचली पट्टी हमेशा हरे रंग की और मध्य भाग की पट्टी हमेशा सफेद रंग की है। उस सफेद पट्टी के अंदर एक नीले रंग का चक्र होगा जिसमें 24 तिल्लियां होंगी। झंडा ऊनी, सूती, खादी या सिल्क का बना होना चाहिए और उस कपड़े की गुणवत्ता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा झंडा फहराने के नियम। झंडे का प्रयोग न किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के किसी भाग के रूप में किया जाएगा और न ही इसे तकियों, रुमालों, नैपकिनों अथवा ड्रेस सामग्री पर कढ़ाई या मुद्रित किया जाएगा। झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। झंडे को किसी वस्तु के लेने, देने, पकड़ने अथवा ले जाने के आधार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर झंडे में गुलाब की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। झंडे का प्रयोग किसी प्रतिमा अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा। झंडे का प्रयोग ना तो वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया जाएगा और न ही उसे मंच के ऊपर लपेटने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगर झंडा किसी वक्ता की सभा में मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता श्रोतागण की ओर मुंह करे तो झंडा उसके दाहिनी ओर है, या फिर झंडे को दीवार के साथ पट स्थिति में वक्ता के पीछे और उसके ऊपर फहराया जाना चाहिए। जब झंडा किसी दीवार के सहारे पट स्थिति में, पट मतलब हॉरिजॉन्टल, पट स्थिति में और टेढ़ा फहराया जाए तो केसरिया भाग सबसे ऊपर रहना चाहिए। जब वह लंबाई में खड़ा करके फहराया जाए तो केसरी भाग झंडे के हिसाब से दाईं ओर होगा, यानी कि सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाईं, यानी कि लेफ्ट साइड। झंडे को जानबूझकर जमीन अथवा फर्श को छूने या पानी में डूबने नहीं दिया जाएगा। झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव या वायुयान के ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा। साधारण जनता, किसी गैर सरकारी संगठन के सदस्य या विद्यालय के सदस्य किन्हीं अवसरों, समारोहों आदि पर झंडे को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार। जैसे झंडा जब भी कभी फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानपूर्ण और विशिष्ट होनी चाहिए। क्षतिग्रस्त अथवा अस्त व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। एक ध्वज दंड पर एक समय में केवल एक ही झंडा फहराया जाना चाहिए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाया जाएगा। झंडे का इस्तेमाल सजावट के लिए नहीं किया जाएगा। पेपर से बने झंडे का प्रयोग जनता द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों या खेलकूद स्पर्धा पर फहराया जा सकता है, परंतु ऐसे झंडों का समारोह के बाद गौरवपूर्ण तरीकों से निपटान किया जाना चाहिए। जहां झंडे को खुले में फहराया जाना हो, वहां जहां तक हो सके उसे सूर्योदय से
सूर्यास्त तक मौसम संबंधी परिस्थितियों का ख्याल किए बिना फहराया जाना चाहिए। ये जो सूर्योदय से सूर्यास्त वाला जो हमारा क्लोज है, इसको 2022 में इस हर घर तिरंगा मुहिम के तहत इसको परिवर्तित कर दिया गया है, जिसकी हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। मतलब ये है, मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर हम जिक्र कर रहे हैं कि अब जो हम झंडा है वो दिन और रात हमेशा फहरा सकते हैं। अब इसे सूर्यास्त या सूर्योदय के दौरान फहराने की आवश्यकता नहीं। अगली बात करते हैं, जब झंडा क्षतिग्रस्त या खराब हो जाए तो उसे एकांत में जलाकर या ऐसा कोई अन्य तरीका अपनाकर नष्ट कर दिया जाए जिससे उसकी गरिमा बनी रहे। राज्य, सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ओर से किए जाने वाले मृतक संस्कारों के अलावा झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में लपेटने के लिए नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत की ध्वज संहिता में हालिया संशोधन जो किए गए हैं, रिसेंट में जो कुछ चेंजेस अमेंडमेंट किए गए हैं उसकी बात करते हैं, जिसकी बात मैं अभी पिछली स्लाइड में कर रहा था। केंद्र सरकार ने हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने में सहायता देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया है। संशोधन ने कपास, ऊन, रेशम और खादी के अलावा हाथ से काते, हाथ से बुने हुए और मशीन से बने झंडे बनाने के लिए पॉलिएस्टर के उपयोग की अनुमति दी है। इससे पहले पॉलिएस्टर और मशीन से बने उपयोग की अनुमति नहीं थी। संशोधित ध्वज संहिता इतने बड़े पैमानों पर झंडों की उपलब्धता को सुगम बनाएगी और उन्हें आम जनता के लिए किफायती भी बनाएगी। झंडे अब ऑनलाइन पोर्टल्स पर कम से कम 30 रुपए में उपलब्ध हैं। फ्लैग कोड में संशोधन के बाद सरकार इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए निर्माताओं और ई कॉमर्स साइटों तक पहुंच गई है। यह संशोधन राष्ट्रीय ध्वज को खुले में प्रदर्शित करने या जनता के घर पर प्रदर्शित करने की अनुमति देता है और इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी, चाहे मौसम कुछ भी हो, जिसकी चर्चा हमने पिछली स्लाइड में भी की थी। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 15 अगस्त 2022 यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस तक देश भर में लगभग 20 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचने की योजना है। तो ये थी इंडियन फ्लैग कोड की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण बातें और बिंदु। अगर आप इंडियन फ्लैग कोड के एक एक प्रावधान को पढ़ना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इनसे संबंधित लिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे वहां से पढ़कर आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। These are the references। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। और अंत में जाते जाते आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि हमारा देश आने वाले समय में और तरक्की करे और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।